दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं हूं स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं ताला तहजीब और तालीम की नगरी से चलकर आया हूं प्रेम की नगरी, ताज की नगरी यानी आगरा में। और मेरे बीच में जो सज्जन बैठे हैं, आप गौर से देखिए सर को, यकीनन आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। जी हाँ, ये वही डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी हैं जो लंबे समय तक अलीगढ़ में एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक रहे थे। आदरणीय संपादक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मनोज अलीगढ़ जी, आपका और आपकी टीम का यहाँ आने के लिए बहुत आभारी हूँ मैं। सर, आपने हमें समय दिया, हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम आज बहुत कुछ सीखेंगे और जो हमारे श्रोता और दर्शक आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यकीनन उनके भी हृदय पटल पर कुछ बातें छपी रह जाएंगी। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। सर, मैं शुरुआत करता हूँ। जी। मेरी आपसे मुलाकात हुई थी सर लगभग 2008 में। हाँ। मैं किसी निजी प्रतिष्ठान में से जुड़ा हुआ था जी। और आप सेंटर पॉइंट के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक हुआ करते थे। हाँ, सर, बिल्कुल याद है अच्छी तरह। तो सर, क्यों ना पत्रकारिता से बात शुरू की जाए। अवश्य अवश्य। क्योंकि सर, आप पत्रकारिता के एक नामचीन हस्ती हैं। हाँ। अलीगढ़ आगरा ही नहीं बल्कि आप लद्दाख तक अपनी छाप छोड़कर आए हैं, पंजाब तक, अति संवेदनशील जो आतंकवादियों का एरिया है सर, और उड़ता पंजाब जहाँ पर जो जिसको माना जाता था वहाँ भी अपनी कलम की धार छोड़कर आए सर। तो इस समय सर आप क्या कहना चाहेंगे जो रीडर हैं आपके और जो दर्शक हैं आपके। ये सब पत्रकारिता में सोचकर जो मैं आया था कि पत्रकार क्या है, कि हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बाजार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। ये पत्रकार के बारे में लोगों की सोच है। कोई संकट हो, लोग पत्रकार के पास आते हैं, उस पर प्रभाव भी पड़ता है उसका। लेकिन स्थितियाँ बदली हैं लगातार। सोशल मीडिया के आने के बाद से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट इसकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। फिर भी पत्रकारिता जिंदा है। अगर पत्रकार जिंदा है तो पत्रकारिता जिंदा है। कहना है कि पत्रकार ऐसा व्यक्ति है जो रेत में से सुई ढूंढ कर लाता है, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। ऐसा पत्रकार है। तो पत्रकार के बारे में हम आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह, ये पत्रकारिता होती है सर। आप तो बड़ी ऐसे लोग पत्रकारिता करने वाले पत्रकारिता को जीवंत रखे हुए हैं आज भी। बड़ी शानदार पत्रकारिता के साथ में शेरो शायरी भी करने लगे हैं। सबसे तो सब किसी और की लिखी हुई है। अचानक मुझे याद आ गई, जो हमको बड़ी काम आती है। जो लोग पढ़ते रहते हैं ये सब चीज़ें काम आती हैं, हेडिंग में, इंट्रो लिखने में, पत्रकारिता में। सर, मेरी आपकी 2008 में मुलाकात हुई थी। तो मैं डॉक्टर भानु प्रताप जी की तरह अगर बनना चाहूँ, तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए मुझे? आपका जो जीवन सफर था सर, कैसे आकर्षित हुए पत्रकारिता की ओर? आखिर कौन गुरु था जो आपको इस मार्ग पर लेकर आया? क्या आपने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और जरूरतमंदों के परेशानियों को, पीड़ा को देखा जो आप पत्रकारिता की ओर आए? आखिर मूल क्या था इस पत्रकारिता के से जुड़ने के लिए सर? ये साहब, मेरे घर में हुई चोरी जब हम रहते थे ताजगंज आगरा में। तो परेशान थे हम लोग, पुलिस रिपोर्ट लिख रही थी। इत्तेफाक से पत्रकार साहब टकरा गए। कौन सी की बात है? ये बात है 82-83 की बात होगी ये। वो टकरा गए पत्रकार, तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखवा दी। हमने देखा, बड़ा गलबा। थाने जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, किसी पुलिस वालों से मिलते हैं, लोग डरते हैं, वो पुलिस वाले उनसे डरते थे। सब पढ़ता था उस समय में। तो फिर मेरे मन में लिखने का भाव आया, तो मैंने संपादक के नाम, पत्र के नाम से शुरुआत की जीवन की। तो अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, स्वराज टाइम्स में मेरे पत्र लगातार छपने लगे। उस समय केवल प्रिंट मीडिया हुआ करता था। बिल्कुल। तो पत्र पढ़कर लोग मुझसे संपर्क करते थे, मेरे घर आया करते थे, मुझे चिट्ठियाँ भेजते थे। तो मेरा उससे साहस बढ़ा। फिर अचानक ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि मुझे पढ़ाई छोड़कर पत्रकार नौकरी ढूंढने की आवश्यकता पड़ी मुझे। क्या घरेलू कोई समस्या? घरेलू समस्या बहुत सारी आ गई। कुछ आर्थिक संकट आ गए, उस चोरी की घटना के बाद से बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। तो फिर एक अखबार नौकरी मांगने गया जागरण में। मुझे एक मेरे मिलने वाले अजीज वो ले गए मुझे, वहाँ से मुझे भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि आपको कुछ अनुभव नहीं है। तो उन्होंने सिगरेट पी कार्यालय में और छल्ला उड़ाया। जाइए, हमारे पास नौकरी नहीं है, आप पहले अनुभव कुछ सीख कर आइए। मैं साहब, मुझे सिखाओ तो सीखूंगा, कहाँ सीखूंगा। उन्होंने भगा दिया। तो फिर मैं स्वराज टाइम्स अखबार है, वहाँ उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। स्वराज टाइम्स पत्रकारों की एक पौधशाला है, उस समय हुआ करती थी, विकासशील भारत अखबार हुआ करता था।
पत्रकार वहाँ सीखते थे, फिर आगे अखबारों में जाया करते थे। जैसे अलीगढ़ में प्रावधा था। यस, इतफाक सारे अखबार ये बंद हो गए, बड़ी दुख की बात है ये है। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, फिर मैं लिखना शुरू किया। फिर 4 महीने में फ्री में काम किया वहाँ फोकट में। फिर उन्होंने मुझे 300 रुपये मेरा उन्होंने मानदेय बांध दिया। फिर जागरण में मैंने ट्राई, जागरण में जागरण नया अखबार आया था उसमें कानपुर से, 89 की बात है लास्ट की। तो वहाँ संपादक श्याम बेगा संपादक वहाँ पर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी तुमको दे दूंगा, लेकिन तुमको बनाऊंगा प्रूफ रीडर। पत्रकारिता में उस समय प्रूफ रीडर चला करते थे, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था प्रूफ रीडर का, और सबसे निचला पद माना जाता था वो। जी। जिसको कुछ नहीं आता वो प्रूफ रीडर बन जाता है। लेकिन कॉमा बिंदी मात्रा की जो बड़ी बारीकी से पर हिंदी मेरी ठीक थी, इसलिए मैं प्रूफ रीडर बन गया। फिर 4-5 महीने बाद इन्होंने मुझे संपादक विभाग में ले लिया। उसके बाद फिर मुझे सिटी की रिपोर्टिंग में ले लिया। फिर मेरे सिटी इंचार्ज थे सुनील शर्मा जी, सिटी इंचार्ज थे मेरे। उन्होंने फिर मुझ पर जो काम का बोझ जो लादा उन्होंने, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी उस समय, बीट कवर करना और साथ में प्रेस नोट्स। तो क्या हुआ कि मुझे काम करने की हैबिट सी पड़ गई, आदत पड़ गई। तो उसके बाद से फिर मैं अमर उजाला आ गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर लगातार उठता गया। और अमर उजाला में मेरा एक ब्रेक मुझे जो मिला 1992 में अयोध्या में, जो अयोध्या राम मंदिर का की घटना हुई, और एक बड़ी मीटिंग की अमर उजाला में। उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ अयोध्या कौन जाएगा कवर करने के लिए। तो सबने मना कर दिया, हमने कहा हम जाएंगे। इत्तेफाक से मेरे पास विश्व हिंदू परिषद की बीट थी, हिंदू मुसलमान की बीट थी मेरे पास। तो मेरे संपर्क थे हिंदू नेताओं के साथ। मुझे अयोध्या भेज दिया गया। अब चंपत राय जी उस पूरे आंदोलन के नायक थे, जो आगरा में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे। उनसे मैं चंपत राय जी का बड़ा नाम है, इस समय वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं अयोध्या में। तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया करते थे, एक बार तुम बैठो और सुनो, मीटिंग किया करते थे वो लगातार, और मैं बैठ उनके पास बैठा रहता था। बस मेरी वहाँ से खबरें मिलनी। तो आप वहाँ गए? मैं अयोध्या गया था। कितने दिन रहे सर? हाँ, हम लोग करीब 15 दिन रहे। मतलब घटना से 1 हफ्ते पहले चले गए थे, 1 हफ्ते पहले चले गए थे। तो कह सकते पूरी टीम थी अमर उजाला की वहाँ पर। कहा जा सकता है कार सेवक भी रहे हैं आप? नहीं, कार, देखिए मैं स्वयंसेवक हूँ संघ का, लेकिन जब पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता करते हैं। स्वयंसेवक होने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे कि मैं हमेशा ज़मीन पर रहा। आपने कहा ना कि आगे क्यों बढ़ गए, क्या है जो मुझे आपने कहा कि मैं तो अमर उजाला अखबार उस समय नंबर 1 था। जो लिख दिया वही खबर है, जो नहीं लिखी वो खबर नहीं है। तो वहाँ रहते हुए मैं नंबर 1 पर, हम लोग, मैं ज़मीन पर रहा। सबसे प्रेम से स्नेह से बात करना, ये स्वयंसेवक को सिखाया जाता है शाखा में। तो उसका मुझे बड़ा भारी लाभ मिला। और आज भी मुझे लोग जानते हैं अमर उजाला के नाम से। मैं कई अखबारों में आया, पर जो आज ही मेरी पहचान अमर उजाला के नाम से। देश के नामचीन समाचार पत्र के संपादक रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, मैं अलीगढ़ संपादक रहा, राजस्थान पत्रिका का आगरा जोन का संपादक रहा, पंजाब का स्टेट हेड रहा मैं। फिर भी एक, देखिए सबको ईश्वर मौका देता है। उस मौके को अगर आप हाई फाई हवा में उड़ने लगेंगे तो आपका पराभव होना निश्चित है। लेकिन अगर धीरे धीरे अपने ज़मीन पर रहेंगे तो पराभव होने के बाद भी आपको मानसिक रूप से वेदना नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है शीतल जल की तरह बहते रहना चाहिए। वही तरीका है आगे बढ़ने का। क्योंकि हर पत्रकार को कभी न कभी रिटायर होना है, या उसको नौकरी छोड़नी है, या मालिक नौकरी छुड़वा देगा उसकी। ऐसी परिस्थिति बन जाएंगी, बनती है, बनाई जाती हैं, बनाई भी जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके अंदर हुनर है वास्तव में, तो आप कहीं भी पैर अपना जमा सकते हैं। हुनर नहीं है तो आप खत्म हो जाएंगे। तो सर जब कार सेवक थे और 92 में मुलायम सिंह वर्सेस कल्याण सिंह जी के बारे में जैसा कि सुनते और बहुत गन शॉट भी हुआ, फिर बीजेपी की सरकार आई, उसमें सर आपका क्या रोल रहा? पत्रकार होने के नाते हमारा काम केवल चीज़ों को देखना, उनको रिपोर्ट करना। उस समय ऐसा ही था, हम लोग वही काम कर रहे थे। और आपने कल्याण सिंह जी का नाम लिया। जब 2008 में अलीगढ़ में गया, हिंदुस्तान में अलीगढ़ का संपादक बन के, तो मैं उनसे मिला जाके। मैं हिंदुस्तान अखबार में हूँ, मेरा गांव चपौटा है, तहसील तरौनी गांव पड़ता है, मेरी मदद कीजिए आप अखबार को बढ़ाने के लिए। उनका अच्छा तुम चपौटा के? मैंने कहा हाँ। तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री जगदीप प्रसाद वर्मा। बाबा का नाम क्या? रेवा राम जी। अच्छा, तुम्हारा घर बताऊँ? कहाँ? मैं बताओ साहब कहाँ घर मेरा। उन्हें आंखें बंद की कल्याण सिंह जी ने, और मुझे रास्ता बताते हुए मेरे घर तक पहुँच गए।
क्या बात, अरे साहब मैं दंग रह गया, इतना सीनियर लीडर, उसको मेरे घर का पता मालूम है। कह सकते हैं स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत अरे थी। साहब कमाल हो गया। हम तो इसलिए वो तौली से लगातार 6-7 बार विधायक इसलिए बने वो। उनको हर व्यक्ति का नाम, घर तक पता है उनको कि घर कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है घर की। तो बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, उन्होंने मुझे बड़ा वहाँ सहयोग किया और अपने लोगों से कहते भाई हमारा बालक है ये, हमको हिंदुस्तान अखबार इसीलिए सक्सेस, इसीलिए वो सफलता, इसीलिए राजनीति में सफल वो हो गए। अपने नीचे सीधे जुड़े थे कार्यकर्ताओं से, सीधे नाम से सबको जानते थे। जब प्रेस वार्ताग्राम होती थी, मुख्यमंत्री बन के आते थे, तो बाकायदा जो ये पुराने पत्रकार जो थे जी जी, उनका नाम लेकर, और भाई एसपी सिंह क्या हाल है, भानु भाई क्या हाल है आपके, ये उसमें कहते थे। उससे उसका प्रभाव क्या पड़ता था, जो अधिकारी फिर हमारे मुख्य संपर्क से ठीक रहो उससे, तो हमारी बात सुनते थे, ये प्रभाव था, दम दिया जाता था। सर पहले नेता और पहले पत्रकारिता में बड़ा अच्छा ताना बाना था, लेकिन अब तो लोग पर्सनली ले लेते हैं। जैसा अब क्या है कि पहले नेता लोग शाम को नहा धोकर पाउडर लगाकर अखबारों में आया करते थे, हाथ की लिखी हुई विज्ञप्तियाँ लेकर, फोटो लेकर जी, कि साहब हमारा ये छापिए। उनसे बहुत सारी बातें घर की, परिवार की होती थी, बहुत सारी उनसे बातचीत से हम लोग बहुत सारी खबरें निकाल लिया करते थे। अब नया ज़माना सोशल मीडिया आ गया, अब वो खबर आपको मेल पर भेजते हैं या व्हाट्सअप कर देते हैं, फ़ोन भी नहीं करते हैं। छापो ठीक है, नहीं छापो अंतरात्मा से मुलाकात नहीं हो पाती। नहीं, इसीलिए प्रगाढ़ता कम हो गई है। अब अधिकारी की, पत्रकार की, अधिकारी की, नेता की, मुख्य दो के लगे। बिल्कुल, इनकी प्रगाढ़ता इसलिए कम हो कि मिलना जुलना बंद हो गया है, बातचीत बंद हो गई है। अब एक पत्रकार के पास उसको अपनी खबर भी लिखनी है, रिपोर्टर को उसको प्रूफ रीडिंग भी करनी है, ठीक है, उसको खबर पेज पे भी लगानी है, सारे काम उसको करने हैं। पहले केवल उसका काम खबर लिखना होता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारा काम बढ़ गया, अलग हो जाती थी और पेजिनेशन अलग होता था। खबर लिखी है तो खत्म। अब उसको बहुत सारे काम करने, इसलिए वो इतना लद गया काम से, एक आदमी 4 का काम कर रहा है, इसलिए बहुत परेशान, मेंटली परेशान, संबंध मधुर नहीं कर पा रहे, इसलिए वो सबका समय नहीं है मिलने का, जुलने का, लोगों के पास जाने का। बुलाते रहते हैं लोग, जाते नहीं वापस के पास। सर ये तो पत्रकारिता का सफ़र बता दिया और बहुत अच्छी जानकारी मिली। सर आपने किसी विषय में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, मैंने कहीं समाचार पढ़ा था सर, कई वर्ष पहले। सब ऐसा है, पहले मैंने MBA किया, ठीक है, 2006 में एडमिशन लिया मैंने MBA करने के लिए। मैंने सोचा कि MBA को मैं हिंदी माध्यम से करूँगा, तो प्रथम सत्र की परीक्षा मैंने हिंदी माध्यम से दी, सारे पेपर। क्या सिलेबस हिंदी में उपलब्ध था? नहीं, किताबें हिंदी में हैं, लेकिन प्रबंधन में आप MBA कर रहे हैं तो मानते हैं कि MBA का मतलब अंग्रेजी, मैनेजमेंट में। हाँ, मैनेजमेंट तो अंग्रेजी। तो मैंने हिंदी में उत्तर सबके लिखे, तो मुझे हर विषय में कॉपी जांचने वालों ने काट काट के 0 अंक दिए, 0 दिया बिल्कुल। ओह, मतलब प्रथम सत्र की परीक्षा मेरी, भानु प्रताप जी से पंगा सीधा उन्होंने जो है फेल कर दिया। मतलब उन्हें भय नहीं था कि हम किसकी कॉपी जांच रहे हैं। मुझे जो है उन्होंने क्या मालूम, उन्होंने तो उसमें रोल नंबर आता कॉपी में। तो अच्छा, मुझे MBA कराया अमर उजाला ने जी, सब बात करते अजय अग्रवाल जी। होता क्या था कि हमको खबर लाते थे, बहुत अच्छी खबर, किसी के खिलाफ खबर लाए हम, हमारी खबर रोक दी जाती थी, रुक गई, कई बार हुआ ऐसा। तो हमने भी हमारी खबर को रोक दी, खबर कौन चाहिए हमारे अगले दिन। बोले यार तुम MBA हो तो तब समझ में आएगा। तो उन्होंने फिर MBA में एडमिशन करा दिया मेरा, फीस मेरी दी अमर उजाला ने। अरे वाह, पहले सत्र की, ठीक है। तो MBA का तब मुझे समझ में आया कि पत्रकारिता केवल खबर लिखना नहीं है, गुड मैनेजमेंट, अर्थतंत्र भी उसमें शामिल है, बिना उसके कुछ नहीं है। जिसमें लगता है हम दोनों ही फेल हैं। डिग्री तो मिल गई, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में फेल हो रहे हैं हम लोग। कैसा क्या, हम लोग नौकरी करते हैं ना, तुम्हारी मेंटलिटी बन गई नौकरी की, हाँ। इसलिए तो समस्या हो गई। और मुझे क्या लगता है मनोज जी सर, आपके साथ आपकी जाति भी आड़ जाती है। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ मेरी जाति भी अड़ जाती है। आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग 30-32 वर्ष हो चुके और अधिक। क्या आपको आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद देखने को मिल रहा है, या समाचार के माध्यम से कभी ऐसी परिस्थितियां आई हों कि जो भाई लो कास्ट है इसको डाउन करिए और हाई कास्ट को समाचार को प्रमुखता से दिखाइए? देखिए ऐसा बात क्या है कि मीडिया में अधिकांशतः उच्च वर्ग की, जिनको उच्च जाति है उस वर्ग के लोग हैं, और एक जाति विशेष का कब्जा है पूरा मीडिया पर, बिल्कुल स्पष्ट है ये। तो अन्य लोगों को वो आगे आने नहीं देना चाहते हैं, वो रोकने का प्रयास करते हैं, गिराने का प्रयास करते हैं, हर तरह से उनको डिफेम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास काम का हुनर है ना,
तो उसको रोक नहीं सकते। फिर ये कई लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है, बहुत प्रयास किया, रोक नहीं सकते। तो और जातिवाद तो इस देश में व्यक्ति के साथ चलता है छाया की तरह। जातिवाद उसको कैसा रोक लोगे? परछाई खत्म हो सकती है लेकिन जाति नहीं खत्म। होता क्या है कि हर साल चुनाव होते हैं देश में, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव, हर साल चुनाव आते हैं किसी के रूप में। तो जातिवाद आते जाता पनपता जाता है। और बड़ी दुख की बात है कि देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, मीडिया में खबरें उनकी जाति को लेकर आती हैं कि इनको इसीलिए बनाया गया कि हमको चुनाव में लाभ मिलेगा। इससे ज़्यादा खतरनाक जिस तरीके से हो नहीं सकती। महामहिम मुर्मू, जिस तरीके से रामनाथ कोविंद साहब, हाँ। महामहिम, हाँ। लेकिन क्या वो दलित और आदिवासियों को महामहिम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रपति बनाकर दिखाकर जो पेश करते हैं, क्या वो जमीनी स्तर पर भी कामयाबी मिल रही है दलितों के लिए? ये महामहिम जी रहे हमारे कोविंद साहब, उस 5 वर्ष की अवधि में क्या कोई अंतर आया दलितों के और समाज के उत्थान में? हमने तो, मुझे लगता है, कभी भी कोई समाचार नहीं सुना कि दलितों के हित की बात हो। नहीं आया ना। तो ये चल रहा है, ठीक है, वो चलता रहेगा। ये तो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है तो जाती रहेगी। और जब चुनाव में आप टिकट देते हैं जाति को देखकर, क्या होगा फिर? तो यही अभी होता है। कह सकते हैं 75 साल बाद भी समानता की बात ना करें, अभी नहीं, समान ना करें। देखिए साहब, ऐसे प्रकट तौर पर हर पार्टी का एजेंडा समानता, बंधुत्व, ये भावना रहती है, पर हकीकत में उनके पीछे कुछ और भावना रहती है। सर, अभी बात आप एमबीए की कर रहे थे। मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ सर, लेकिन एक बड़ा रोचक और बहुत ही आवश्यक सूचना, जब आप संपादक के पद पर, बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे, तो क्या कोई जीवन में ऐसा उदाहरण है जब जातिगत भेदभाव को लेकर खबरों को रोकने के लिए आपके ऊपर प्रेशर आया हो? कि सब कौन सी खबर किस नेता की, किस जाति की है, ऐसी घटना मेरे संज्ञान में अब तक नहीं है उसको रोक दिया जाए, उसको हाईलाइट, ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, चुनाव में कौन सा नेता कितना अधिक सहयोग कर रहा है आर्थिक रूप से, उसकी खबरें हाईलाइट करनी, ये बात तो आती है हमेशा। या उसके खिलाफ नहीं लिखना, ये बात तो आती है। पर जाति के आधार पर आप खबरों में भेदभाव, इस तरह की बात मेरे संज्ञान में कम से कम अभी तक नहीं आई है, और शायद ऐसा कहीं है भी नहीं इसको देखकर। हाँ, कोई उस जाति का रिपोर्टर है, कोई संपादक, तो अपनी जाति के व्यक्ति को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकता है। आमतौर पर ये नहीं होता वैसे, क्योंकि संभव नहीं है इस तरह का चीज़ें। जी, तो हमारी बात चल रही थी मैनेजमेंट पर। हिंदी में मैनेजमेंट किया, और डॉक्टर साहब जो आपकी कॉपी जांच रहे थे, उन्होंने गुस्ताखी कर डाली, 0 दे दिया। उन्होंने जो है हर अंक में 0 मिला मुझे। मैं प्रथम सत्र में हो गया अनुत्तीर्ण, फेल कर दिया गया मुझे। तो मैं अपने डायरेक्टर साहब, ये कैसा हो रहा है? बोले हिंदी में तो संभव नहीं है एमबीए कर पाना। मैं साहब, मुझे अंग्रेजी लिखने की मुझे अंग्रेजी मेरी काम चलाऊ है, और मुझे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हिंदी मेरी अच्छी है, इसमें क्या समस्या है? तो उन्होंने मुझे सलाह दी। फिर मैंने अमेरिका में जाकर अंग्रेजी बोलना सीखा, अंग्रेजी लिखना सीखा। मैं जाके मैंने कोर्स किया वहाँ पर। इस समय में अखबार की नौकरी कर रहे थे आप? हाँ, मैं अमरजाला में था उस समय जी। मैंने वहाँ कोर्स, नियमित कोर्स किया मैंने। मेरे साथ 4 अन्य पत्रकार भी साथ गए अंग्रेजी सीखने, बोलने का कोर्स सीखने के लिए। वो सब भाग गए, मैं डटा रहा मैदान में, तो छोड़ गया। इसीलिए कीर्तिमान स्थापित मैं डटा रहा, मैंने अंग्रेजी सीखी। फिर मैंने एमबीए किया अंग्रेजी में लिख के। फिर आया नंबर पीएचडी का। मैंने अपनी सिनॉप्सिस हिंदी में तैयार की, वो कमेटी में गई। उस कमेटी में आया मैं अहमदाबाद से, प्रोफेसर साहब आए थे, जो आप पीएचडी करने लायक हैं कि नहीं वो तय करते थे। उन्होंने मेरी हिंदी में देखी पीएचडी, तो उन्होंने उठा के उसको थीसिस देखी, उन्होंने तो उठा के फेंक दिया उसको। ओहो, व्हाट इज दिस रबिश? पीएचडी, फिर हिमाकत कर डाली। पीएचडी इन मैनेजमेंट इन हिंदी, नॉट पॉसिबल। फिर हिमाकत कर दी डॉक्टर साहब ने, फिर फेंक दी सब उठा के। उस समय हमारे डायरेक्टर थे पदमचंद के, उन्होंने कहा सर इसको कर दो। बोले नहीं, ऐसा हिंदी में क्या, हिंदी में कुछ नहीं होगा। बोले सर इसको कर दो। बोले इतना क्यों दबाव डाल रहे हो, फोर्स क्यों कर रहे हो इतना, क्या बात है? बोले सर ये लड़का जो है पत्रकार है, अगर आपने इसको अप्रूव नहीं किया, मेरे खिलाफ रोज खबर लगाएगा, आप चले जाओगे, मेरी ऐसे करता रहेगा ये रोजाना। तो उन्होंने इस दबाव में, इस आग्रह पर उन्होंने मेरी सैंक्शन, मेरी स्वीकृत की, तब मैं पीएचडी कर पाया। तो कह सकते हैं प्रेशर में बड़ी ताकत है सर। दबाव में है, मतलब सब काम हो सकता है। मैं पत्रकार था, मेरे खिलाफ खबर लिखेगा लगातार, ये उससे बचने के लिए हमारे निदेशक महोदय ने उसको दबाव में लिया। या कह सकते हैं आपसे बड़ा प्रेम था, इसलिए उन्होंने एक कहानी वो भी था प्रेम तो था ही उनका।
तो तब मेरी पीएचडी कंप्लीट कंप्लीट हो पाई। और मेरी जब जांच हुई पीएचडी की, आगरा विश्वविद्यालय में इंटरव्यू हुआ, तो राजस्थान जयपुर से, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो मैनेजमेंट के वहाँ के अध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी में, वो आए, एमएल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, 40 मिनट इंटरव्यू मेरा पूरा लिया। फिर मेरे जो डायरेक्टर ने बताया, साहब ये लड़का जो है पत्रकार है। अरे तुमने यार पहले क्यों नहीं बताया ये पत्रकार है? तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया कि आप इसने काम किया है, मेहनत की है, कोई फर्जी पीएचडी नहीं कर रहा है, मेहनत किया, आप पूरा इंटरव्यू लीजिए। तो उन्होंने बताया कि मैं भी राजस्थान कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, उन्होंने बताया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए मुझसे। प्रसन्न तो होना ही था। पीएचडी की उपाधि जो मिलने वाली थी। 2008 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई मेरी, आज 2022 है, और लोग अपनी पीएचडी का विषय भूल जाते हैं जी, पर मैंने चूँकि काम किया इसलिए मुझे विषय आज भी याद रहता है कि मेरा विषय क्या था। उत्तर प्रदेश प्रशासन में मानव संसाधन की उन्नत प्रवृत्तियों का एक विशेषात्मक अध्ययन, आगरा मंडल के संदर्भ में ये विषय था। उसकी पीएचडी खास बात और है मनोज जी कि उसमें अमीन के चपरासी से लेकर भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी तक का उसमें इंटरव्यू है। क्या बात है। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे BL चतुर्वेदी साहब थे, आगरा में कमिश्नर रहे थे, वहाँ तक पहुँचा था, उनसे मैं फॉर्म भरवा के लाया था पूरा। गुड। तो वो भी एक रिकॉर्ड है पीएचडी। तो ये तो अगर पत्रकारिता नहीं होती तो शायद आपको रुसवानियाँ और परेशानियाँ झेलनी पड़ती। अरे मैं साहब मिल भी नहीं पाता, मैं तो किसी से पत्रकार था इसलिए वहाँ तक पहुँच पाया, मैं सबसे मिल पाया। और इत्तेफाक से मेरे पास लगातार प्रशासनिक बीट रही, तो जो संबंध अधिकारी थे तो उनसे मेरा संपर्क था, संबंध थे, तो उस कारण से मैं आगे, उन्होंने उसको फ़ोन किया, उन्होंने उसको फ़ोन किया, तो हम चलते चले गए आगे। इस तरह से मेरी पीएचडी कंप्लीट हो पाई। बहुत अच्छी सफ़रनामा दिया पीएचडी का। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, वो जो सज्जन थे कहाँ कहेंगे वो कड़वे प्रवचन करके कुछ तरुण सागर महाराज, जी, अक्सर उनके साथ तस्वीरें देखता हूँ मैं। ऐसा क्या आपके अंदर मिठास है जो अक्सर आप मिलते थे उनसे? ऐसा हुआ कि वो 2013 में आगरा आए थे। मैं उस समय CTV नेटवर्क अखबार था, द सी एक्सप्रेस का मैं संपादक था। वो बहुत तेज प्रखर वक्ता थे, बहुत अच्छे, हम अक्सर देखते थे। क्रांतिकारी, महिलाओं में क्रांति ला गया, क्रांतिकारी सुबह सर उनका प्रोग्राम चलता था। उनकी इतनी बुद्धि और नज़र तीक्ष्ण थी, किसी को देख के पहचान जाते थे। फिर उनका आगरा माने से प्रवेश करने से पहले मैं गया उनके पास, उनका मैंने इंटरव्यू वहाँ पर लिया उनका। वो मीडिया के प्रेमी भी हैं, उन्होंने देखा उसको। हर धर्मगुरु सर मीडिया का प्रेमी है, उनको हर धर्मगुरु को फ्रेम पे आना पसंद है, समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना पसंद है, और अब की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपने सभी लोग चला रहे हैं फिलहाल। ये सब जैन मुनि बहुत त्याग करते हैं। दिगंबर जैन मुनि तो एक बार 24 घंटे में एक बार खाते, एक बार पानी पीते हैं, बस निर्वस्त्र रहते हैं बिल्कुल। फिर भी उनके खर्चे बहुत हैं जी, साथ में पूरी मंडली चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो बहुत खर्चा उनका होता है, पर समझ के लोग करते हैं उनको। तो उन्होंने मेरी लेखन कला को परखा, देखा, तो उनको लगा नहीं यार इसमें कुछ तथ्य है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उनकी एक कड़वे प्रवचन भाग 8 ये पुस्तकें गाई, उसका संपादन मैंने किया, उसकी भूमिका उन्होंने मुझसे लिखवाई, बहुत बढ़िया। और वो बेस्ट सेलर बुक है, वो डायमंड बुक छापता है उसको, बेस्ट सेलर बुक होता है। उसका कुछ आपको रॉयल्टी वगैरह नहीं, वो सब धर्म का काम हो, तो धर्म का उनकी एक मासिक मैगजीन थी, उसका भी संपादन मैंने किया करीब 2 साल, वो भी धर्म का काम, धार्मिक काम के रूप में। मुझे तो बीच में लगता था कि डॉक्टर साहब कहीं जैन मुनि बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इतना आपका अक्सर कवरेज आती रहती थी, बड़े बड़े मंचों से सम्मानित हो रहे हैं, कभी जैन मुनि जी के साथ आप यात्रा पे ही निकल जा रहे हैं सर, उनकी पुस्तकों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं सर। वो सब पूर्व जन्मों का प्रतिफल है, वही जैन मुनि बन सकता है। इतना आसान है जैन मुनि बनना, क्योंकि भोग विलास, दया, क्षमा, सब दूर रहना है हमको, दया का भाव रखना, वो हम जैसे गृहस्थों के लिए संभव। हालांकि अधिकांश गृहस्थी जैन मुनि बने हैं, महावीर स्वामी स्वयं गृहस्थ थे, वो 24 तीर्थंकर में बने। और आगरा में जो सौरीसर में हैं, इनके 22 तीर्थंकर हैं जैन मुनियों के, वो भी गृहस्थ थे, शादी करने जा रहे थे, जैन मुनि बन गए। अभी मैं आज मिला डॉक्टर मणिभद्र महाराज हैं, नेपाल के श्री, आगरा में चातुर्मास कर रहे हैं। वो ब्राह्मण कुल से हैं, नेपाल के रहने वाले हैं, श्वेतांबर जैन समाज के गुरु हैं वो जी। तो ये स्थिति है सर। एक वीर छबीली टीला है सर कुछ। हाँ,
मुझे याद आ रहा है कि एक बार आप उस पर गए थे, कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा है मैंने या कहीं आपका इंटरव्यू में देखा है कि आप जहाँ गए थे वो पट्टीले पे आपने कहा इसकी खुदाई कराई है भाई कुछ निकलेगा, तो कैसे आपको पता चला, वो क्या कहानी क्या है सर? ये सब वो मैं इसमें 2000 की बात है, मैं अमर उजाला में था उस समय 99। मतलब कहने का आशय है आपका कि सारे काम जो बड़े अचीवमेंट हैं वो अमर उजाला में किए, हिंदुस्तान में नहीं कुछ कर सके। हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान का जब शुरू हुआ यहाँ पर जी, तो अखबार की बुकिंग कराई गई प्रारंभिक शुरू होने से पहले। मैनेजमेंट तो कर ही रखा था आपने। तो बुकिंग में लोग जाते थे कि हिंदुस्तान अखबार आए, अच्छा भानु भाई पहुँच गए, अच्छा हमारा अखबार बुक कर लो। तो लोग पूछते थे भाई भानु प्रताप सिंह कौन है, मिलो हम उससे, उसके नाम से बुकिंग होती है। वो मेरा ये प्रभाव वहाँ पर था। खैर वहाँ काम इसमें क्या हुआ, मैं इतिहास विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता लेकिन बन नहीं पाया किसी कारण से, पत्रकार बन गया परिस्थितियों के चलते। डॉक्टरी तो ले ही ली सर, डॉक्टरेट तो है ही है, वो बात अलग है, प्रैक्टिस करनी थी, अब लिखा पढ़ी में डॉक्टर हो गए सर। जी, तो मेरे पास ASI बीट थी जिसमें ताजमहल ये लोग कवर करते हैं। उसमें लोग ताजमहल जाते थे, वहाँ से खबर मिल गई, ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। मुझे जब ये बीट मिली है तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया, उसकी लाइब्रेरी में आना शुरू किया, वहाँ पढ़ना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया। फिर मैंने खबरें निकालनी शुरू की। तो आप ताज्जुब करेंगे मनोज जी कि ताजमहल की ईंट पर खबर लिखी हुई है मेरी। ताजमहल पर जितना मैंने काम किया अपना काम कोई पत्रकार के रूप में नहीं कर सकता, इतिहासकार भले ही कर ले। PM पुरुषोत्तम नागेशोक जिन्होंने कहा कि ताजमहल मंदिर भवन है, हिंदू भवन है, उनके साथ मैंने ताजमहल देखा है जब मैं पढ़ता था उस समय जी, इंटर में। ताजमहल की जो मीनारें हैं, चारों मीनारों ऊपर गया हूँ मैं। जो मुख्य गुंबद हैं जहाँ पर कलश लगा हुआ, वहाँ तक मैं गया हूँ, कोई पत्रकार जा नहीं सकता। सारे जो कुछ बंद है वहाँ अंदर तक गया हूँ। 22 कमरे नहीं देखे, 22 कमरे में नहीं देख पाए थे जो उसमें याचिका हुई है कोर्ट में। तो रुचि बढ़ते बढ़ते यहाँ धर्मवीर शर्मा जी आ गए, ऐसे ASI के। उनकी रुचि स्वयं खोजबीन में ज़्यादा थी, तो मैं उनके साथ फिर लग गया। तो कहीं जाते थे, कहीं चीज़ मिली कुछ खुदाई में, तो मुझे लगता चलो देखते हैं क्या है, ये है ये। पहले पूरा मैनुअल ही वर्किंग होता था, खुदाई और स्टिल कैमरे से रील नेगेटिव के साथ में। नहीं, खुदाई भी मैनुअली होती, खुदाई भी आर्कियोलॉजी में तो बहुत धीमे काम चलता है आर्कियोलॉजी में। उसमें खबर छपा करती थी कि ताजमहल में पत्थरों की घिसाई चल रही है, बहुत धीमे काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि हाथ से काम करोगे तो समय लगा लगेगा उसमें। बिल्कुल। तो इसलिए वो टाइम बढ़ता था उसमें, ये पत्रकारों को पता नहीं था। ताजमहल के पीछे जो मेहताब बाग है जी, इसकी खुदाई मेरे सामने हुई, नदी के पीछे जो ताजमहल के ठीक पीछे मेहताब बाग जो। जी जी जी, वहाँ किसके बारे में कहते हैं कि ये काला ताजमहल यहाँ शाहजहाँ बनाना चाहता था, ये गाइड बताते हैं सबको। पर वहाँ खुदाई की PBS सेंगर थे, उन्होंने खुदाई कर वहाँ पर कराई, तो वहाँ पर ऑक्टागोनल फुवारा निकला है। चांदनी रात में वहाँ से शाहजहाँ ताजमहल देखा करता था। तो जो फुवारा निकला है क्या उसमें प्रतिबिंब दिखता था ताजमहल का? वो सा एक प्राचीन मुगल काल में एक बगीचा था, वो उसके बीच में फुवारा था बना हुआ था। वहाँ बैठकर वो रात्रि में ताजमहल चांदनी रात में देखा करते थे। ये एक बिल्कुल प्रमाणित चीज़ है, उसकी कहानी है, उसकी कहानी है। कोई काला ताजमहल नहीं बनना था, बिल्कुल बकवास टाइप बात है। खैर आते हैं बीर छबीली टीले पर। बीर छबीली से सब थोड़ा सा एक पूछूंगा। अभी बात चल रही है कि नीचे ताजमहल के नीचे शिवलिंग है, कितनी सच्चाई है सर? जब इसे विषय को छेड़ ही रहे हैं तो क्यों ना पूरी बात हो जाए। देखिए, आप ताजमहल के बारे में अगर पुस्तक पढ़ेंगे पुरुषोत्तम नागेशोक की, PM ओक साहब की, ताजमहल हिंदू भवन या मंदिर भवन, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अकाट्य तथ्य प्रमाण दिए हुए हैं जो आप यह बेबस हो जाएंगे सोचने को। ताजमहल वास्तव में ये कब्रिस्तान नहीं है, मस्जिद नहीं है, वास्तव में एक मंदिर रहा होगा, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया अपनी बातों से। अगर आप ताजमहल जाएं, घूमें, देखें अलग दृष्टि लेकर, तो आपको वो बहुत सारे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ताजमहल में आपको ओम मिलेगा, ताजमहल में आपको डमरू मिलेगा, ताजमहल में आपको मछली का चिन्ह मिलेगा, ताजमहल में आपको राम लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन सर जो मेरी एक पुस्तक वाली है ताजमहल में राम, मेरी जो नज़र है ये सारे चिन्ह ढूंढे हैं, मैंने नहीं ढूंढे, ये सारे चिन्ह ढूंढे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चिन्ह ढूंढे हैं सारे, सर दीवारों पर लिखे हुए हैं। भारतीय सर्वेक्षण ने ढूंढे हैं, तो वहीं पर उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है सर, मैंने देखा है उसको। नहीं, उर्दू में नहीं, फारसी में लिखा हुआ है। ताजमहल का जो मुख्य गुंबद है
की उस पर लिखा हुआ है फारसी में, जी जी जी। कुरान की आयतें अंकित हैं, ठीक है। उनकी खूबसूरती क्या है साहब कि आप कहीं से भी देखें, आपको एक से अच्छा, ऊपर देखें या यहाँ सामने देखें, आपको अच्छा एक से नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, ठीक है। उस जमाने में कह सकते हैं 3D का काम कर रहा है। लेकिन ओक साहब की पुस्तक में लिखा गया है कि शाहजहां ने ताजमहल में अपने अनुसार रद्दोबदल किया है, बनाया नहीं है उसने। पूरा क्लियर हो ये गया। उस समय के जो यात्री आए हैं उन्होंने सिद्ध किया है। औरंगजेब ने शाहजहां को पत्र लिखा, अपने बाप को औरंगजेब ने, वो मेरे साथ ताजमहल मैंने घूमा और ताजमहल में क्रैक आ गए हैं, ताजमहल में पानी टपक रहा है, मुख्य गुंबद में पानी टपक रहा है। तो पानी मंदिर में कहाँ टपकता, आप सब जानते होंगे। बिल्कुल। बहुत सारे प्रमाण इस तरह के, पर ये बहुत ऐसा विषय है, इस पर चर्चा करते हैं तो फिर मनोमालिन्य पैदा होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर था, ऐसे ही कोर्ट को तय करना चाहिए ताजमहल वास्तव में क्या है, ताकि सब सहमत हो जाए, सहमति हो जाए। हाँ। जो लेखक हैं, भारतीय लेखक, जो पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारी अफसरान, पुरातत्व विभाग के अधिकारी अफसरान, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी पर्यटकों से तय होता है कि ताजमहल पे उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, कह सकते हैं कि कुछ वर्क कराया, मूल उन्होंने नहीं बनवाया। चलिए खैर, ये तो बात थी, और ये सर चिंता के साथ में थोड़ा सा विवादित विषय भी है, इस बात को छोड़ते हैं हम और फिर आते हैं लौटकर उस टीले पर। जी, फतेहपुर सीकरी। जी, फतेहपुर सीकरी भारत की राजधानी रही है। अकबर ने वहाँ पर शासन किया और करीब 15 साल अकबर वहाँ पर रहा फतेहपुर सीकरी में। इतिहास कहता है कि फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया। वहाँ जो आप किले देखते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, वो अकबर ने बनवाया, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन अकबर से 1500 साल पहले, 500 साल पहले, बल्कि 1000 साल पहले बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सर्वे किया गया आसपास, जो मैं साथ था ईसाई के, फतेहपुर सीकरी आसपास के गाँवों में। ये पाया गया कि बहुत सारी जैन मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों के सामने रखी हुई हैं, टीलों में पड़ी हुई हैं। तो बड़ा ताज्जुब, ऐसा जैन मूर्तियाँ क्यों निकली यहाँ पर, कारण क्या है? यहाँ तो कोई बहुत बड़ा जैनों का स्थान भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा जैन मंदिर यहाँ पर नहीं है फतेहपुर सीकरी के आसपास। एक जैन नगर है फतेहपुर सीकरी में। अच्छा। हाँ, आज भी है वो, सरपंच में चला रहा है। तो एक टीला दिखाई पड़ा वहाँ कि इसमें कुछ हो सकता है। ये किसका विचार था, आपका या एएसआई का? ये विचार था एएसआई का, रणबीर शर्मा जी का। ठीक है। मैं साथ था उनके, और एक इतिहासकार और थे, उनकी मृत्यु हो गई है, ये नाम भूल रहा हूँ इत्तेफाक से, वो साथ में थे। तो वहाँ पर खुदाई की गई, तो वहाँ पर जैन मूर्तियाँ निकली जो खंडित थी, किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का आधी बाँह गायब थी। वहाँ पर एक जैन सरस्वती की प्रतिमा निकली जो अत्यंत मनमोहक प्रतिमा है और दुर्लभ भी, दुर्लभ। उस पर शिलालेख निकल रखा था नीचे, 1000 वर्ष पहले विमलाचार्य आचार्य की यह बस्ती थी, यहाँ पर इसको मूर्ति को स्थापित कराया था। उस पर पट्टिका पर लिखा हुआ, यस। और उसके बराबर में ही विष्णु प्रतिमा निकली, आमलक निकला जो मंदिरों में लगाए जाते हैं। फिर ये जैसे ही निकला तो मीडिया में छाना शुरू हुआ। ये बहुत मतलब आपकी जो मौजूदगी थी वो पूरे तरीके से एक शानदार मिरर की तरह, यानी साफ स्वच्छ शीशे की तरह जनता के बीच परोस दी आपने। अंतिम खबर क्या आई में जो मैंने लिखी कि फतेहपुर सीकरी में हिंदू मंदिर के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा एएसआई ने कहा, बकायदा रिकॉर्ड में कहा। ये इस खबर के छपते ही वहाँ के कुछ मुस्लिम बंधुओं ने रणबीर शर्मा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, रणबीर शर्मा को घटना से हटाओ, ये इतिहास बदलने जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ है, ये वो करके विवाद पैदा कर रहे हैं। अंततः उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और मूर्तियों को चोरी करने का प्रयास हुआ। तस्कर सक्रिय होते हैं ना, मूर्तियों को वहाँ से ले जाने का प्रयास किया। बहुत सारी घटनाएं उसमें हुई। अंततः खैर मूर्तियाँ वहाँ पर बनाया गया जैन संग्रहालय, उसमें मूर्तियाँ आज भी रखी हुई हैं एएसआई के अंडर में रखी हुई हैं। पर यह सिद्ध हो गया कि फतेहपुर सीकरी अकबर से 1000 साल पहले जैन आचार्यों की बस्ती थी
ये बात सिद्ध हो। दूसरा ये भी सिद्ध हुआ कि फतेहपुर सीकरी अकबर से पहले की बनाई हुई है मोनूमेंट, वो पहले के हैं, अकबर ने नहीं बनाया। अकबर ने यहाँ अपने अनुसार रद्दोबदल किया। आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? आप पढ़िए बाबरनामा। बाबर जब आया 1527 में, उसने युद्ध किया खानवा में, राणा सांगा के खिलाफ युद्ध किया उसने 1527 में। खानवा का मैदान जो भरतपुर जिले में रूपबाग तहसील में है, वहाँ बहुत बड़ा वहाँ मोनूमेंट बना हुआ है, वहाँ मैंने पूरा देखा हुआ है वो। और फतेहपुर सीकरी तक लड़ाई उसकी हुई। उस समय राजा धामदेव जाट राजा धामदेव फतेहपुर सीकरी पर शासन करते थे। उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया, युद्ध में हार गए, तो यहाँ से सब लोग करके पलाए। ठीक है। गहमर गांव है आजमगढ़ में, वहाँ पर वो बस गए। वो गहमर गांव सबसे बड़ा गांव है एशिया का इस समय। उस गांव के हर घर से कोई न कोई व्यक्ति फौज में है। और वो उस समय जाट जो है कामाख्या देवी के उपासक थे। उस गांव की खास बात और है, वहाँ तो गया हूँ मैं, देख के आया हूँ पूरा। उस गांव में गांव का कोई भी सैनिक आज तक लड़ाई में शहीद नहीं हुआ। सबको कामाख्या देवी का आशीर्वाद मिला हुआ है सबको। बड़ा बहुत बड़ी बात है। आपने गहन अध्ययन किया हुआ है। अब ये बात फिर मैंने यहाँ के जो इतिहासकारों से बातचीत की, तो हमारे इतिहास पर कहीं न कहीं वामपंथ की छाया है। वामपंथियों ने क्या किया, जो हिंदू इतिहास है उसको दबाकर मुगलों का इतिहास केवल पढ़ाया हमको। ताजमहल, अकबर, शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं और बहादुर शाह जफर, उसके पहले क्या था कुछ नहीं पढ़ाते। कह सकते हैं वर्तमान में कुछ इसी तरीके का सिलेबस चेंज हो रहा है। जब सत्ता मजबूत रही है अपने हिसाब से पाठन और पठन सामग्री नहीं, अब प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है ना। अब पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में आना शुरू हो गया प्राचीन इतिहास। क्यों नहीं आना चाहिए? तो जब सत्ता आएगी परिवर्तन तो होगा। ये सब ये तो आना चाहिए था ना। आप क्या भारत का इतिहास केवल मुगलों का इतिहास है? केवल क्या मुगल से पहले हम क्या थे? तो वो तो हमको पता होना चाहिए। मुगलों ने पूरा हिस्ट्री खत्म कर दी। मुगलों ने इतिहास लिखो और हिस्ट्री खत्म कर दी। कह सकते हैं जितनी मीठी बात सत्ता की गलियारों से होगी उतना ही लाभ मिलेगा। बड़े बड़े पद मिलेंगे, बड़ी बड़ी हवेलियां, गाड़ी, घोड़े, नौकर। शायद ऐसा ही रहा होगा। किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए आप। अब क्या चल रहा है सर? तो संस्कृति खत्म कर देंगे, देश खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल की बात करें तो क्या चल चलिए, खैर विवादित विषय है, उस पर नहीं चर्चा करेंगे हम। देखिए, मैं कह रहा हूँ बाबरनामा, सीकरी में बाबरनामा के भी हैं। बाबरनामा में बहुत सारे पन्ने गायब हैं। आपको पुस्तक पढ़ते हैं तो कोई अगर पन्ना बीच में गायब हुआ तो आपको लगता है कि छूट गया, पन्ना गायब, कुछ कट गया पन्ना। बिल्कुल पता चल जाएगा। पन्ने गायब हैं बाबरनामा से फतेहपुर सीकरी के बारे में, जो अकबर ने फड़वाए होंगे, ऐसा लगता है। ठीक है ना। और बहुत सारे प्रमाण हैं जो यह सिद्ध करते हैं फतेहपुर सीकरी अकबर से पहले की बनी हुई थी। इस पर विस्तृत शोध की आवश्यकता है। मैंने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को, आगरा यूनिवर्सिटी के साथ काम करने के लिए। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया। मैंने फिर भेजा हुआ है, देखते हैं सफलता मिलेगी तो काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अलग अलग संस्थानों से लोग आए और खुदाई की। क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से कभी इस तरीके का खुदाई के बारे में या हिस्ट्री के बारे में कभी कोई चर्चा या कभी उनका इधर आना हुआ हो? ऐसा हुआ, मैं जो अलीगढ़ था, मैंने काफ़ी प्रयास किया उनसे मिलने का, उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। मेरा दुर्भाग्य रहा है। इरफान हबीब जी देश के जाने माने इतिहासकार हैं। देश के नहीं, विश्व के। बहुत बड़ी, उनके कई देशों में बुक लगी हुई है। बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। जी। उनकी बात कहना अपने आप में मायने रखता है। मैं उन पर कोई टिप्पणी करूँ, मेरी उनकी शान में गुस्ताखी होगी है। पर मेरा उनसे करबद्ध एक अनुरोध है हबीब साहब से, एक बार आकर कम से कम आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल का स्वयं अवलोकन करें। आके तीनों की पुस्तक लाएं, उसके अनुसार वहाँ पर देखें, चीज़ों को खुदाई करवाएं। अगर वो खुदाई करवाएंगे तो बहुत सारे जो छिपे हुए तथ्य हैं वो उजागर होंगे, उनका भी दृष्टि सोचने की बदलेगी अवश्य, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि मैं स्वयं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैंने बस पत्रकारिता करते करते जो सीखा है उसके आधार पर कह रहा हूँ मैं। साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डॉक्टर इरफान हबीब अलीगढ़, आगरा, उत्तर प्रदेश या भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी पुस्तकों को शोधकर्ता पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। ये बड़ी बात है मेरे और आपके लिए।
तभी तो ताला तहजीब और तालीम की नगरी अलीगढ़ कहा जाता है। डॉक्टर साहब, इतने बारीकी से अध्ययन किया, बहुत एक अच्छे शिक्षक की तरीके से, एक अच्छे इतिहासकार की तरीके से आपने जो लिखा पढ़ा और जनता के बीच परोसने का काम किया है। आप सच में लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों के दिल में अपना स्थान बनाए हुए हैं। डॉक्टर तारीफ करना मैं आपसे सीखा साहब। सर, जो प्रशंसा के लायक है सर, उसकी तो प्रशंसा की जाएगी। आपने पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए अपनी पुस्तकों के माध्यम से। सागर जी कहते हैं सबसे बड़ा घातक हथियार प्रशंसा है। नहीं, मैं सर प्रशंसा, देखिए ये 5 उदाहरण मेरे सामने रखे, आप तो डिजर्व करते हैं सर प्रशंसा। हम सर 4 पन्ने नहीं लिख पाए पूरे जीवन में, और आपने मोटी मोटी पुस्तकें लिख डाली। आखिर इन पुस्तकों में ऐसा क्या लिखा है जो भारत सरकार के अभिलेखों में आपकी इन पुस्तकों को सरकार ले रही है और आपको इसकी मोटी रॉयल्टी प्राप्त हो रही है? ऐसा हुआ कि पत्रकार लिखने का अभ्यास होता है पत्रकार को। तो जब कोरोना काल के बाद जब हमको नौकरी छोड़नी पड़ी लद्दाख ट्रांसफर हो जाने के कारण, तब मैंने ध्यान रखा है कि मुझे तो लगता है कि हमारे जैसे छोटे लोगों को हटा दिया जाता है। आदरणीय संपादक जी से भी कह दी लद्दाख जाइए, इसका मतलब ठंडी शीत लहर से बचने के लिए आगरा की ये शांत गलियां बहुत बेहतर हैं। मैंने तो कहा था सचिन भेज दो ना। भाई ये सैलरी आधी कर दी, लद्दाख भेज दिया। बहुत अच्छा, ये अच्छा तरीका है कि घर पे बैठो, मना नहीं कर रहे। जी, तो सर ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर जो कि क्षेत्रीय अभिलेखागार में आपकी 5 पुस्तकें लगी हुई हैं? ऐसा वो खास बात कुछ नहीं है। कोरोना काल के बाद जब नौकरी खतरे में पड़ी तो मैंने लेखन काम शुरू किया फिर, और अपना एक चलाया, न्यूज़ पोर्टल चला रहा हूँ। एक अखबार में काम करता हूँ, ऐसे ही वहाँ चलता है। तो मेरी पहली पुस्तक आई फतेहपुर सीकरी में, जो 2013 में 14 में आ चुकी थी, जैन धर्म का केंद्र फतेहपुर सीकरी। उस पुस्तक को जैन समाज ने छपवाया, और जैन समाज के देश के हर मंदिर में पुस्तक उपलब्ध है। उसका कन्नड़ में अनुवाद कन्नड़ भाषा में उसका। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे कोई नगद पुरस्कार दिया, बुला के मेरा सम्मान भी किया, महावीर जयंती का सम्मान कर दिया मेरे। एक पार्ट हो गया ये 2013 जब मैं सर्विस में था। 2013 में सी एक्सप्रेस का संपादक था उसमें मैं। फिर जब कोरोना के बाद जब आया कि संकट है, आर्थिक संकट, फिर काम किया लिखने का पुस्तक। उसको मैंने रिराइट किया, उस पुस्तक को मैंने, क्या है, फतेहपुर सीकरी का रहस्य, रिराइट करके उस पुस्तक को फिर वो उसको छपा प्रकाशक ने, और सब जगह पुस्तक वो काफ़ी पॉपुलर हुई। जैसा पुस्तक बहुत पॉपुलर हुई पुस्तक। फिर अगली पुस्तक मेरी आई, भारत के तलवारबाज और स्मारक प्रेमी किन्नर। हम लोग केवल किन्नरों को नाच गाना वाला ये सब समझते हैं। जी जी। पर आगरा में जो राजधानी रही मुगलों की, किन्नरों ने बहुत साहसिक काम किए, और तमाम मॉन्यूमेंट किन्नरों के बनाए हुए हैं आगरा में। जैसे गुरुद्वारे के पास पत्थर घोड़ा है, अच्छा। वो किन्नर का बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक हिजड़ा मस्जिद है दोहा मंडी में आगरा में, किन्नर की मस्जिद का ही नाम हिजड़ा मस्जिद है। है। वहाँ पर किन्नर कहते हैं कि कभी एक बार सूखा पड़ा आगरा में बहुत भयंकर, तो किसी ने अकबर से कहा कि आप जाके वहाँ हिजड़ा रहता है, वहाँ उसकी आप जाएंगे तो बारिश होगी। तो अकबर किले से वहाँ तक पैदल आया, उससे प्रार्थना की, उसने आशीर्वाद दिया, तो कहते हैं उसके बाद बारिश हुई। वहाँ पर उस मस्जिद का नाम हिजड़ा मस्जिद कहलाता है। तख्त पहलवान एक बहुत बड़ा मोनूमेंट है, बहुत शानदार बना, लाल पत्थर का, वो हीरे ने बनवाया हुआ है, ठीक है। बुढ़िया का ताल जो रत्नापुर के पास में है, रत्नापुर रोड पर, उसको हीरे ने बनवाया हुआ है। उसमें ही मूर्तियाँ निकली, जैन मूर्तियाँ निकली बहुत सारी। सब जैन मूर्तियाँ तो आगरा किले में भी निकली हुई है, क्या करोगे आप, खुदाई में निकली वहाँ पर, उसके अभिलेख हैं। हाँ बिल्कुल, प्रमाणित चीज़ें हैं। तो लगता है आगरा किले के आसपास जैन मंदिर बहुत सारे हैं। रोशन मोहल्ला में जहाँ भी थोड़ी पहले गया था, वहाँ चिंतामणि पास में जैन मंदिर है, वो है। सुना है ताजमहल के सामने जैन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अब वहाँ शाहजहाँ आया करता था चौसर खेलने के लिए, तो वो भी है। तो पुस्तक के बारे में बात हो रही थी, तो फिर एक पुस्तक, वो पुस्तक काफ़ी चली मेरी, रॉयल्टी में इस पर आने लगी उसकी।
और एक अभी एक पुस्तक छपी है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, उसमें मेरा लेख भी आया जड़ों के बारे में। फिर एक पुस्तक मेरी आई, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। क्या कह दिया, दिल को छू लेने वाला बस है। यकीनन हर महिला उस पुस्तक को खरीद कर रखेगी। सच में सर आपको बड़ी मोटी रॉयल्टी मिलने वाली सर है। वो पुस्तक जो है थोड़ी सी रोमांच और रहस्य और प्रेम की भावना जगाने वाली पुस्तक है। आप पूरे पत्रकारिता के साथ में एक आर्टिस्ट भी होते जा रहे हैं। उस पुस्तक को लिखने के लिए मैं रात में फेसबुक पर लड़की बनकर लड़कों से बात करता था। अरे वाह कमाल कर दिया सर। किस नाम से लड़की बने थे आप सर? सरता नाम से। सरता। साथियों देखिए, एक जो पत्रकार होता है उसका मन किस कदर मल्टी डायमेंशन में सोचता है, और समाज को सच्चा आईना दिखाने के लिए वो महिला भी बन सकता है, यानी फेसबुक पर सरिता जी सर। वो चैटिंग रात में करते हैं, बहुत गंदी गंदी चैटिंग करती हैं लड़कियां रात में आकर, लड़के और लड़कियां आपस में। वो चैटिंग पूरा मैंने उसका मजा लिया, उस पुस्तक में हूबहू उसको लिखा। उसमें वो करते हैं, आप कितना मोटा है, कितना लंबा, ये भी बात करते हैं उसमें। लड़कियां पूछती हैं फिर बस कब आओगे, तमाम इस तरह की मतलब जो अनछुए पहलू हैं वो उस प्लेटफॉर्म पर देखने जो को माता मतलब घर के युवा लड़के किस तरह की गंदी गंदी बातें करते हैं, माता पिता को नहीं मालूम रात में, जो अलग कमरे में रहते हैं। तो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव जी। और फिर वो लड़कियां जो हैं फंसाने के लिए आपसे कहती हैं वीडियो चैट करो, वो खुद नंगी हो जाती हैं, फिर आप भी निर्वस्त्र होकर आप भी आ जाते हैं, आप भी उससे करने लगते हैं। वो उसको फिर ब्लैकमेल करती है, फोटो खींच लेती है उसको, फोटो खींच के वीडियो करके फिर उसको ब्लैकमेल और फिर सोशल मीडिया पर डालकर कहती है कि मैं तेरे घर फोटो भेज दूंगी, या तो मुझे इतने पैसे देती है। ये पिछले दिनों अलीगढ़ में बहुत चला है, और जो अलीगढ़ के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, बहुत से सारे इस तरीके की FIR दर्ज की। बहुत हर जिले में इस तरह घटना होती हैं। अधिकांश लोग बताते नहीं हैं, जब सिर्फ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो तब बताते हैं वो, पुलिस के बाद तब जाते हैं। अब उसमें साहब कहानी इसकी थोड़ी सी बताना चाहूँगा। सच में कहानी ये है कि एक महिला पति पत्नी है, उसका पति फेसबुक पर बहुत सक्रिय रहता है, उसके तमाम महिला दोस्त हैं फेसबुक पर उसकी। तो उसको लगता है कि मेरा पति बिगड़ रहा है, लड़कियां उसको बिगाड़ रही मेरे पति तो पति की उम्र क्या है, थोड़ा पता चल जाए। नहीं बताऊंगा आगे। पति युवा है बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत बढ़िया जॉन अब्राहम की तरह ठीक ठाक है। उसकी पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी है, पर सोशल मीडिया थोड़ी दूर रहती है। फिर वो अपने देवर से पूछती है फेसबुक क्या होता है, ये क्या होता है। देवर उसकी हम उम्र है, देवर उसको मनी मन प्रेम करने लगता है। लेकिन देवर क्योंकि संस्कारी, तो वो अपनी बात को कहता नहीं है, अपनी बातों को मन मन में कहता है, भाभी से प्रेम करता है, ये भाभी ऐसी 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 है। तो वो भाभी जो है वो पत्नी किसी अन्य नाम से अपनी पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। वाह। उसी फेसबुक में वो उसकी दोस्त बन जाती है, फेसबुक फ्रेंड बन जाती है। फिर जो चैटिंग होती है, उसका पति जो दिल फेंक है, उससे अपनी पत्नी से चैटिंग कर रहा है, वो दूसरी नाम से आई है, फेक आईडी, फोटो किसी और का लगा हुआ है। उसको फिर वो देवर उसकी ओर से बात करता है, देवर लिखा पड़ेगा। मतलब भाभी और देवर की एक जोड़ी, हाँ, फेसबुक पे फर्जी आईडी, हाँ, और अपने पति से हाँ, वो चल रहा सब पूरा, जो है प्रेम भरी बातें, ये झगड़ा बड़ा, उसमें पूरा ताना वाना, पूरा अगराई कहानी उसमें आती है, ये आती चीज़ें, वो सब चीज़ें आप चलती रहती हैं। अंत में भेद खुलता है कि उसका पति CBI का अधिकारी है, और वो फर्जी नाम से आईडी बना के लोग महिलाओं लड़कियों को टैप कर रहा है। जो लड़कियां ताजमहल में आके ताजमहल को उड़ाना चाहती हैं, उनको पकड़ता है। क्या बात है। तो ये एक पत्रकारिता का पूरे तरीके से, वो थोड़ी पत्रकारिता है, पत्रकारिता बताई गई थोड़ी सी कहानी। तो बहुत शानदार वो पुस्तक है, और मुझे उस पुस्तक 1 लाख रुपए की रॉयल्टी मुझे प्रकाशक ने दी उसमें, उस पुस्तक से। पुस्तक का क्या नाम है सर? मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। यकीनन मैं भी उस पुस्तक को खरीदूंगा। अवश्य लीजिए, उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है जी। फिर मेरी पुस्तक अभी आई है, अभी हाल में ही मेरे पास कल ही आई है, वीर गोकुला जाट, हिंदू धर्म रक्षक वीर गोकुला। आप नाम सुना है गोकुला जाट का? सर गोकुला जाट मैं बता दूं आपको, 1 जनवरी 1670 को आगरा की कोतवाली पर औरंगजेब ने उसका अंग अंग काटकर उसकी हत्या की थी। मथुरा के
मैं गाँव था तिलपतगढ़ी, आजकल वो हाथरस जिले में आता है तिलपतगढ़ी। वहाँ के वो जमींदार थे। औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों तोड़ने का आदेश दिया, स्कूल सब बंद करा दिए, जजिया कर लगा दिया। उसकी वसूली के लिए और औरंगजेब के जो फौजदार हुआ करते थे उस समय, वो जबरन जाते थे, उनकी गायें खोल ले जाते थे, लड़कियों को उठा ले जाते थे, उनके साथ रेप करते थे। इसके खिलाफ उसने किसानों का एकत्रित किया गोकुला जाट ने, और किसानों एक किसान क्रांति पहली देश में हुई वो 1857 से पहले। तो कह सकते हैं 1669 1668 में 1947 से पहले भी देश में क्रांति हो चुकी है। सब देश की, जब से इस देश पर मुगलों का शासन हुआ तब से उनके चंगुल से देश को निकालने के लिए लड़ाई शुरू हुई। 1600 शताब्दी में महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में लड़े थे वीर शिवाजी, ठीक है ना। उत्तर भारत में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इधर भरतपुर, उधर यहाँ लड़े थे वीर गोकुला जाट। सेम उसी समय में शिवाजी आगरा किले से भागे औरंगजेब के खिलाफ चकमा देकर, ठीक है। यहाँ पर गोकुला जाट इतिहास का पहला ऐसा वीर अदम्य साहसी व्यक्ति है। उसको उस किसान विद्रोह, किसान क्रांति को दबाने के लिए औरंगजेब दिल्ली से 28 नवंबर 1669 को चलकर स्वयं मथुरा आया। औरंगजेब कभी लड़ने कहीं नहीं गया। औरंगजेब सेना जाती थी उसके अपने सवाल। औरंगजेब खुद आया, 3 दिन रहा मथुरा में। वो 3 दिन युद्ध किया उसने, गोकुला ने, किसानों को साथ लेकर औरंगजेब की सेना के साथ। अंत में पराजित हुआ। महिलाओं ने जौहर किया। हम केवल पढ़ते हैं चित्तौड़ जौहर के बारे में, 3 जौहर चित्तौड़ में हुए, हजारों रानियां जल गई चिता में। एक जौहर यहाँ भी हुआ मथुरा में, जिसका उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं है। मुझे वो जानकारी मिली मासिर आलमगीरी पुस्तक से। उस पुस्तक को उस्ताद साकी ने लिखा है, जो औरंगजेब का दरबार का इतिहास का लेखक है। किस भाषा? वो फारसी में पुस्तक है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है, ठीक है ना। अंग्रेजी में अनुवाद उस पुस्तक का है उसको। तो वहाँ मुझे मिली जानकारी इसके बारे में। गोकुला जाट के बारे में इतिहास की पुस्तकों में एक पैरा या एक पेज या आधा पेज, इससे ज़्यादा कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने 176 पेज की पुस्तक तैयार की है, उपन्यास है ऊपर, गोकुला जाट के इतिहास पूरा बताता है। वो एक रोमांचक कथा है पूरी, और 30 पुस्तकें पढ़ी मैं सब उसके लिए। 1 वर्ष लगाया, पूरा शोध किया मैंने उस पर। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित पहला उपन्यास है। गोकुला जाट का संबंध आपके सादाबाद से है, हाथरस जिले में है। जो सादाबाद की कोतवाली है, उस पर सादुल्ला की छावनी वहाँ पर हुआ करती थी। उस पर हमला कर उसको लूटा उसने। गोकुल, पुराना गोकुल, एक तो गोकुल आजकल जो हम जहाँ जाते हैं, एक पुराना उसके आगे पुराना गोकुल, रमन रेती से पहले पड़ता पुराना गोकुल। मथुरा में 4 गांव हैं जहाँ जाट नहीं रहते आज भी। रावल, गोकुल, चौथा, 4 गांव हैं जहाँ जाट नहीं रहते हैं। उन गांवों से औरंगजेब ने जानबूझकर जाटों को भगाया कि जाट इकट्ठे रहेंगे तो हम पर हमें दिक्कत पैदा करेंगे। ऐसी कहानी घड़ी कि इन गाँव में जाट रहेगा तो मर जाएगा, उसकी बच्चे मर जाएंगे, उसकी संपत्ति मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जाट वहाँ से धीरे धीरे प्लान कर गए। उन्होंने जाटों की शक्ति को, गोकुला की मृत्यु के बाद जाटों की शक्ति को छिन्न भिन्न औरंगजेब ने किया सूफियों के माध्यम से। एक ये कहानी। गोकुला को मातृवैश्य समाज आर्थिक रूप से मदद करता था। सेना बनाने तो पैसे चाहिए, सेना बनाने तो पैसे चाहिए, बिल्कुल। मातृवैश्य जो थे उस समय, आज भी हैं, अब बहुत बड़ी संख्या में आगरा में है। माथुर वैश्य यानी कास्ट समझ। देखिए, आप बनिए कायस्थ कह लीजिए, वही कायस्थ थे मातृवैश्य। जब मथुरा का नाम पहले मधुपुरी था। मधु एक राक्षस था जिसने मथुरा को बसाया, ठीक है, पुराणों में इसका उल्लेख है। उसके बाद उसका बेटा आया लवणासुर शासक था। वो उपद्रवी था और वहाँ लोगों को बहुत तंग करता था। तो राम जब लौट कर आए अयोध्या लंका से, तो मथुरा के लोग पहुँचे उनके पास साधु संन्यासी, हमें बचाओ, लवणासुर हमारा बहुत तंग कर रहा है हमको। बड़ी लंबी यात्रा करके पहुँच गए। हाँ, मथुरा के लोग अयोध्या पहुँचे।
तो राम ने क्या किया, क्या कनेक्टिविटी जबरदस्त है। अयोध्या की कवरेज करने का आपको अवसर मिला, मथुरा के निकट रहने का आपको अवसर मिल रहा है सर। पूरा मतलब एक लाइव प्रसारण हो रहा है सदियों का। तो साहब भगवान राम ने भेजा, शत्रुघ्न को भेजा कि आप जाके लवणासुर को मारो। उन्होंने चढ़ाई कर दी, लवणासुर को खत्म कर दिया। उनके साथ जो सैनिक आए थे, लवणासुर को राम ने मथुरा सौंप दी शत्रुघ्न को, वो यहीं के बासी, यहीं पर रहो आप, यहीं राज करो। उनके साथ जो सैनिक आए थे तो बहुत सारे सैनिक काम छोड़कर वो लग गए व्यापार में। तो उन्होंने कायस्थ वर्ण में प्रवेश कर गए। वो क्षत्रिय थे, बन गए कायस्थ, वणिक वर्ग बन गया, ठीक है, वैश्य वर्ग बन गया वो। तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत लाखों, ये 11 लाख साल पुरानी बात है, बता रहा हूँ मैं आपको, 11 लाख वर्ष, जो लिखित में इतिहास में है। जो वही मातृवैश्य समाज फिर उन्होंने गोखला की मदद की औरंगजेब के छुटकारा पाने के लिए। औरंगजेब की जैसे औरंगजेब ने गोखला को हत्या किया आगरा में, उसके बाद मथुरा का मंदिर गिरा दिया गया। मथुरा का मंदिर जो जन्म कृष्ण जन्मभूमि मंदिर गिरा दिया गया, वहाँ पर मस्जिद बना दी गई, जिस पे आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है ना। उस मस्जिद की दीवार में आज भी ओम के निशान मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, ठीक है, प्रमाण तथ्य है। मस्जिद के तलघर में किसी जाने नहीं दिया था, जाने की रोक है, जहाँ पर कृष्ण पैदा हुए थे। बाद में मदन मोहन मालवीय ने, बिड़ला जी ने प्रयास से फिर ये नया स्थान जन्मभूमि बनाया। वो वास्तविक स्थान नहीं, वास्तविक तो मस्जिद ईदगाह, वो स्थान वास्तव में गया, वो गिरा दिया उसने, औरंगजेब ने मस्जिद बना दी वहाँ पर। और जो मातृवैश्य जो मदद करते गोखला की, उनको मार मार के भगा दिया मथुरा से। 21 उनके 72 गांव, 21 मोहल्ले थे मथुरा में, मातृवैश्यों के भगा दिया उनको। मातृवैश्य 1670 से लेकर 1803 तक भटकते रहे चंबल की गंगा के दोआब में। तो आप कहिए कि फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, मुरैना, यहाँ भटकते रहे गाँव में, छुपे जमते रहे। जब शासन आया अंग्रेजों का 1803 में, जब कब्जा किया अंग्रेजों ने आगरा पर, उसके बाद फिर ये वहाँ से निकल के गाँव में, कस्बों में है। उन्होंने आज भी मातृवैश्य आज भी हेकड़ होते हैं। बहुत सारे मातृवैश्य अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं आज भी मातृवैश्य, क्योंकि लड़ाकू प्रवृत्ति उनकी खून में है। ये उसमें पूरी कहानी जो लोगों को पता नहीं है, उस पुस्तक में इसका उल्लेख है। तो गोखला जाट, तब तो उसका नाम सुनकर मुझे रोमांच होता है कि इतना बड़ा वीर, एक किसान जमींदार, और इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, पराजित किया उसको एक शर्त रखी औरंगजेब ने गोखला जाट के सामने, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुसलमान बन जाओ। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं, हिंदू रहूँगा। तब उसको साथ में उसका चाचा था उदय सिंह, उसको मारा गया। 7000 सैनिक पकड़े गए। उनसे कहा गया कि आप बन जाओ मुसलमान। नहीं बनेंगे मुसलमान। कुछ बन गए, अधिकांश नहीं बने। तो जो नहीं बने उनसे कहा कि आप हमारा पाखाना साफ करो। आज जो वाल्मीकि समाज के लोग खुद को चौहान, कुछ ठाकुर, कुछ तोमर लिखते हैं, वो वही लोग हैं। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने नीच कर्म स्वीकार किया, अपना धर्म नहीं छोड़ा, नीच कर्म करेंगे हम। वो कहानी इसमें पूरी मेंशन की हुई है। और बहुत शानदार, नई पीढ़ी के लिए, जानकारी के लिए बहुत बड़ी बात है ये। आपसे मैंने पूरा बातों में बहुत सारे ज्ञान की मतलब एक लगता है मेरी इतनी पात्रता भी नहीं थी जितना आपने सर बोला है, और सच में आपके मौजूदगी में उसको मैंने अंदर हृदय में बसाने की कोशिश की है, आपसे बहुत कुछ सीखने की प्रयास किया है। सर आते हैं पत्रकारिता पर लौटकर। 30-32 वर्ष बाद पत्रकारिता में जो परिवर्तन हो रहा है, डिजिटल ज़माना है, फ़ोटो जर्नलिस्ट हो, रिपोर्टर्स हो या डिजिटल प्रिंटिंग हो, इसको लेकर जो आगे आने वाला जो समय है वो जर्नलिस्ट और फ़ोटो जर्नलिस्ट के लिए क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? सब ऐसा है, एक सर्वे, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा गया है कि देखिए यूरोप में अखबार नहीं छपते हैं, यूरोप में प्रिंट मीडिया बंद हो गया, तो किसी का समय नहीं पढ़ने का। मेरे घर में अखबार आता है, अगर मैं अखबार नहीं खोलूँ अखबार खुलेगा नहीं। मेरे बेटा मोबाइल में मुझसे पहले बताता, पापा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये घटना, सब कुछ मोबाइल में आ गया है। दुनिया में अंतिम अखबार 2032 में छपेगा, 2022, 10 साल बचेंगे केवल प्रिंट मीडिया के। और अंतिम अखबार बंद हो गया कि सूचना को छापने के लिए कोई अखबार नहीं होगा। ओह, ये एक रिपोर्ट है ये। तो क्या
तो प्रिंट मीडिया तो ख़त्म हो रहा है। ये हमारे ही सामने हो जाएगा, हर सामने होगा, आप समझ हो जाएगा, मैं रहूँ न रहूँ, अब सब समझ हो जाएगा ये काम, ठीक है। और साहब जिसने डिजिटल की मीडिया की ओर कदम बढ़ा लिया है, उसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़ पोर्टल हैं, जो इसमें अभी से घुस गया है वो सर्वाइव कर पाएगा मीडिया में, बाकी सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। ये मीडिया का भविष्य बहुत ख़राब है। फोटोग्राफ़र की नौकरी जानी जानी है, कोई बचाने वाला नहीं है। जिससे प्रिंटर ख़त्म हो गए, अखबारों से पेज रीडर ख़त्म हो गए, ठीक है, ऐसे ही फोटोग्राफ़र का नंबर आने वाला है, ख़त्म हो जाएंगे फोटोग्राफ़र। और जो सिर्फ जो ठीक से बोलना जानते हैं वो चल पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लिखने का काम भी अब गूगल ऐसी कुछ चीज़ें जो लाने जा रहा है, जो हमने सीखा है राजस्थान पत्रिका में, कि उसको वो खुद सारी चीज़ें कंपाइल करके दे देगा। ऐसे कुछ टूल्स आने वाले हैं कि हमको 1 महीने पुरानी खबरें चाहिए तो गूगल सारी खबरें आपको खुद ही कंपाइल करके दे देगा। तो उसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स की भी ज़रूरत, डेस्क वाली ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी रिपोर्टर्स की, ठीक है। गूगल आपको स्वयं रिपोर्ट बना के दे देगा, तो रिपोर्टर आवश्यकता नहीं है। अखबारों में पेज जो बनने हैं अंदर के संपादकीय लिख वाले, वो संस्था बनाती है, वो सबको सप्लाई कर देती है। एक वो वाली चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं। तो भयावह स्थिति है मीडिया की। लेकिन देश का चौथा स्तंभ है वो साहब, चौथा स्तंभ स्वयंभू है हम लोग। स्तंभ केवल 3 हैं देश में, ठीक है। उधर देख के कह दीजिए। स्तंभ केवल 3 हैं देश में, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। मीडिया स्वयं को स्वयंभू चौथा स्तंभ कहता है। संविधान में कहीं भी चौथे स्तंभ का उल्लेख नहीं है। तो क्या ये हम लोग अपना खुश करने के लिए स्वयं को चौथा स्तंभ कहते हैं? क्या पॉलिटिकल लोग और ब्यूरोक्रेट्स लॉलीपॉप दे देते हैं हमको चौथा स्तंभ कहकर? और बिल्कुल यही है ना, हम खुद के खुश होते हैं चौथा स्तंभ में, पर कहीं को उल्लेख नहीं चौथा स्तंभ का। सच्चाई कुछ और है। हम कहते हैं ताजमहल 7वां आश्चर्य है, कहते हैं, पर ताजमहल 7वां आश्चर्य में कहीं दर्ज नहीं है। तो उस तरह की बात है। तो मीडिया की स्थिति बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन साहब, मीडिया में काम करना घर फूंक के तमाशा देखना है। जो फक्कड़ टाइप लोग हैं वो मीडिया में चल पाएंगे। पर होता क्या है, हम देखते क्या है कि हम टीवी पे देखते हैं बड़े बड़े चेहरे देखते हैं हम, पर मीडिया और राजनीति दोनों बिल्कुल मिल गए हैं। और इस समय हालत यह है कि मीडिया कुछ लोगों को उभारने का, कुछ लोगों को गिराने का काम में लगा हुआ है। और आजकल बड़ा पत्रकार को लोग पत्तलकार कहने लगे हैं। पत्रकार को पत्तलकार लोग कहने लगे। पत्तलकार, वाह क्या कहोगे? गोदी मीडिया भी कह रहे हैं, गोदी मीडिया कहने लगे हैं जी, है ना। तो मतलब एक पराकाष्ठा पार हो रही है। सोशल मीडिया ने जो ढकी छुपी पत्रकारिता थी, मीडिया की पूरी पोल खोल दी है। कुछ छुपा हुआ नहीं है कुछ भी। आप कौन व्यक्ति कहाँ से फंडिंग पा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको पता है आजकल, है ना। और कुछ घराने मीडिया के चैनल्स को लगातार खरीद रहे हैं। वो घराने एक पार्टी के से संबंध रखते हैं। तो आने वाला समय क्या होगा? अभी आप जी 4 दिन पहले की खबर है, एक बड़ा तेज तर्रार जो टीवी एंकर हैं सर, हाँ, उनका भी चैनल बिक गया। अब उनको कौन सुने? वो तो सेवी का कुछ अड़ंगा इस कारण हो नहीं पा रहा, कुछ दिनों बाद हो जाएगा वो। उनको पता भी नहीं चला ओनर्स को, और चैनल बिक गया सर। तो मीडिया की स्थिति ये है। फिर भी साहब, मीडिया में अधिकांश लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, ठीक से काम कर रहे हैं। लेकिन नौकरी जाने के भय से वो अपने दिल की बात दिल में ही लिख नहीं पाते, लिखनी बात दिल में रह जाती है। तो मेरा आग्रह है कि वो लोग अपना ब्लॉग शुरू करें। ब्लॉग पर लिखने पर कोई रोक नहीं है, अपने दिल की बात जरूर लिखें और लिखते रहें लगातार, क्योंकि लिखते रहेंगे तो जीवन तो बने रहेंगे। यही देखिए, गांधी जी ने अपनी डायरी लिखनी शुरू की, रोजाना डायरी लिखनी शुरू की। उनकी आत्मकथा आ गई। नेहरू जी ने बहुत सारी किताबें जेल में रह के लिखी। वो चाहते वहाँ रोते रहते या सोते रहते, लेकिन उन्होंने लिखना शुरू किया। तो वो किताबें, भारत एक खोज, बहुत बड़ी किताब है। आज जनता के बीच में पढ़ते हैं उसको तो लगता है यार कि अब लिखा है भारत के बारे में। तो बहुत आवश्यक है ये लिखना पढ़ना होता है। वैसे मैंने अपना समय लिखने में लगा रखा है, अपना न्यूज़ पोर्टल चला रहा हूँ, तो मैं जीवंत बना हुआ हूँ। आपके अंदर का साहित्य वृत्ति, उसको उभारिए,
वरना नौकरी आपने 30 साल नौकरी की, लोग सलाम कर रहे हैं आपको, अचानक आपको निकाल दिया नौकरी से, क्या करोगे आप? ऐसा हो रहा है, खूब हो रहा है ऐसा। अलग झपकते अब आउट हो जाते हैं। कल की कोई गारंटी नहीं कि आप ऑफिस में रहेंगे। तो ये हालत ख़राब है। फिर भी साहब मीडिया अभी फ़िलहाल तो आवश्यकता है लोगों की, लेकिन दौर बड़ा ख़तरनाक आने वाला है। अगर मीडिया ख़त्म होता है, सच्चाई ख़त्म होती है, तो इस देश पर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। फिर देश में तानाशाही पनपने लगेगी। तो सर जैसे इमरजेंसी में हुआ। आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ और वाकई हृदय को भारी महसूस कर रहा हूँ इस समय आपकी बातों से, क्योंकि हमने तो अपना जो भी जवानी का महत्वपूर्ण वक्त था वो इसी के लिए समर्पित कर दिया। सर ये एक तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है पीछे, ये आपने क्यों लगा रखी है? और ये तस्वीर कब तक यहाँ पर रहेगी? क्या 1932 तक 2032 तक रहेगी या उसके बाद तक? वैसे नारद मुनि है साहब, ये विश्व के पहले पत्रकार हैं। उन्होंने पत्रकारिता जन सेवा के लिए की, समाज सेवा के लिए। इनकी हर सूचना में कोई न कोई समाज का हित छुपा होता था। इस तरह की पत्रकारिता नारद मुनि महाराज करते थे। तो क्या ऐसे नारद मुनि 2032 तक रहेंगे या बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे? जिस तरीके से आपने बताया कि 2032 में आखिरी पेपर समाचार पत्र का हुआ पतन, इस तरीके की खबर कोई छापने वाला अखबार नहीं होगा, तो क्या ऐसे नारद मुनियों के बारे में 1932 तक 2032 तक उम्मीद की जाए या क्या शब्द हैं सर? मनोज भाई साहब, एक मैं चुटकुला सुना पत्रकारिता के बारे में। एक व्यक्ति एक सभा में गया, पत्रकार सभा में गए, तो उसने पुलिस वाले ने उसको रोका। उसने कहा साहब मैं पत्रकार हूँ। अच्छा पत्रकार हो, बताओ कौन सी पार्टी से हो? वाह क्या बात है। तो ये हाल पत्रकारिता का बिल्कुल हकीकत है, ये हाल होने जा रहा है कि आप कौन सी पत्रकार पक्ष के विपक्ष के पत्रकार आप। तो जब इस समय तो पत्रकारिता ऐसी होगी, बूम पर चल रहा है। जब पत्रकारिता ऐसी होगी तो फिर क्या कैसे बचेगी पत्रकारिता, बताइए। चलिए फिर भी मुझे एक शेर याद आता, अशफाकुल्लाह खान का शेर है, सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, तुम चलाओ गन मशीन हम सिखा देंगे। क्या बात है। ऐसे भाव से करने वाले लोग जीवित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखा साथियों, आप थे हमारे साथ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने जीवन के लंबे वक्त में पत्रकारिता कर लोगों को सच्चाई का आईना दिखाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हुई, इतिहास की बात हुई, सातवें अजूबे की बात हुई, प्रशासनिक अधिकारियों की बात हुई, राजनेताओं की बात हुई। इसीलिए इन्हें कहा जाता है जाने माने जर्नलिस्ट आदरणीय श्री डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी। आज सर आपने हमें वक्त देकर हमारा मान बढ़ाया है, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं पूरी टीम के साथ। और मैं बस अपना इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम स्नेह हमें देते रहें, क्योंकि 2032 जल्द आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मनोज अलीगढ़ जी, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, आप यहाँ पर आए, पधारे अपनी टीम के साथ, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आपको लंबे समय जानता हूँ, आपने बड़ी शानदार पत्रकारिता की है। आपने आपके फ़ोटो मैंने देखे हैं, फ़ोटो बोलते हैं आपके, जो है मैंने फ़ोटो कई प्रकाशित भी किए हैं और कई बार आपको क्रेडिट भी नहीं दिया, वैसे मतलब बहुत बड़ी बात है। आप जो तिरंगा यात्रा निकालते थे बीच बीच में, वो शानदार आपकी यात्रा फ़ोटो बहुत गजब होते थे। आप यहाँ आए, आप सब लोग आए यहाँ पर, तो मुझे याद आती है कि मुझे अगर इश्क का अरमान होता, मेरे घर मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ, ना आता तो बहुत नुकसान होता। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।